24 तारीख को नेपाल की संसद में मिलेनियम चैलेंज कार्यक्रम के तहत 500 मिलियन डॉलर की सहयोग राशि के माध्यम से अमेरिका द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए धनराशि प्राप्त हुई थी नेपाल को, उसको किस प्रकार से खर्च किया जाए, इस विषय पर एक बहस का आयोजन हुआ। इस बहस के दौरान अमेरिका के द्वारा प्राप्त इस धनराशि के ऊपर न सिर्फ नेपाली विपक्षी पार्टियों ने बल्कि सहयोगी सत्ता पक्ष के सहयोगी पार्टियों ने भी अनेक प्रकार की आपत्तियां उठाईं। उन आपत्तियों को गहराई से समझने और जानने की आवश्यकता है। उनका आरोप है कि इससे नेपाल की संप्रभुता बुरी तरीके से प्रभावित होगी, नेपाल विदेशी शक्तियों का गुलाम हो जाएगा। इसके अलावा नेपाल की स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी, नेपाल गुटबंदी का शिकार हो जाएगा, क्योंकि इस निवेश से अमेरिका के माध्यम से जो धनराशि प्राप्त होगी उसके कारण अमेरिका नेपाल में अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करेगा और यह सैन्य अड्डे चीन के विरुद्ध काम करेंगे और अमेरिका के साम्राज्यवाद का शिकार होने के कारण नेपाल को अपनी संप्रभुता को खोना पड़ जाएगा। अतः अमेरिका के द्वारा इस प्रकार के सहयोग को नेपाल की सरकार को तत्काल इनकार कर देना चाहिए और चीन तथा दुनिया के अनेक देशों के साथ जो अमेरिका के विरुद्ध भी हैं उनके साथ सब अच्छे संबंध स्थापित करते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन नेपाल की सरकार को करना चाहिए। इस प्रकार से विपक्षी सांसदों ने आह्वान किया। अब मामला यह उठता है कि सहयोगी या सत्ता पक्ष का यह विचार है कि नेपाल एक गरीब देश है और 500 मिलियन डॉलर की सहयोग राशि से नेपाल में आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा। स्पेशली इसके तहत 40,000 मेगावाट की अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का विकास किया जाएगा, जिसके माध्यम से 300 किलोमीटर लंबा एक ट्रांसमिशन लाइन जो नेपाल से लेके भारत तक विकसित किया जाएगा। इसके तहत विद्युत उत्पादन में भारी प्रगति देखने को प्राप्त होगी और इस विद्युत को भारत को बेचकर नेपाल को विशेष रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा अनेक प्रकार की सड़कों का भी विकास किया जाना था। जो अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का विकास किया जाना था उसमें नेपाल के बुटवल शहर से लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर तक हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को बिछाया जाना था। नेपाल के में विपक्षी दलों का कहना है कि यदि यह धनराशि नेपाल के विकास के लिए खर्च की जा रही है तो इसमें भारत तक इस ट्रांसमिशन लाइन को विकसित क्यों किया जा रहा है। अतः भारत कहीं न कहीं अपने षड्यंत्र के माध्यम से नेपाल की संप्रभुता को खंडित करेगा। ऐसे में भारत में इस ट्रांसमिशन लाइन का विकास नहीं किया जाना चाहिए। इसी विवाद को देखते हुए सरकार और पक्ष और विपक्ष के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है और यूएसए ने कहा है कि 28 फरवरी तक यदि नेपाली संसद इस विषय पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो वह अपने द्वारा सहयोग की गई इस धनराशि को वापस ले लेगी। वहीं नेपाल के द्वारा अभी तक निर्णय न लेने की स्थिति में चीन ने यूएसए को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह नेपाल की संप्रभुता को खत्म करना चाहता है अमेरिका, जो कि उचित नहीं है। प्रत्येक देश को अपनी संप्रभुता को बनाए रखने और बचाए रखने का पूरा हक है। अतः नेपाल को किसी भी तरीके से धमकी नहीं दे सकता है यूएसए। अब यहाँ पे यह समझने की आवश्यकता है कि भारत का इससे क्या कनेक्शन है। भारत के गोरखपुर तक इस ट्रांसमिशन लाइन का विकास किया जाना है, जिससे विद्युत का जो भी उत्पादन नेपाल
में होगा उसका लाभ भारत को भी मिलेगा, क्योंकि इससे विद्युत की आपूर्ति भारत में की जाएगी, जिससे नेपाल को आर्थिक लाभ होगा और भारत को विद्युत की प्राप्ति होगी। इसके अलावा नेपाल में इस प्रकार के निवेश से भारत, नेपाल और चीन के बीच एक सहयोग भी उत्पन्न होगा, जिससे दोनों देशों के बीच मित्रता की नई शुरुआत होगी। जैसा कि आप सब लोग अवगत हैं, 2014-15 में चूँकि नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और वहाँ पर किसी भी प्रकार से समुद्री यातायात संभव नहीं है। 2015-16 के दौरान भारत सरकार द्वारा वहाँ पर प्रतिबंधित स्थापित करने के कारण गैस सिलेंडर्स और पेट्रोलियम की आपूर्ति बाधित हो गई थी। इस दौरान चीन द्वारा नेपाल का सहयोग करने से भारत और नेपाल के बीच संबंध खराब हो गए थे। अतः भारत सरकार भी चाहती है कि उन पुराने अनुभवों से लाभ लेते हुए दोबारा से चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए जाएं, और इसी का ही परिणाम है कि भारत भी नेपाल के साथ सहयोग करने में रुचि दिखा रहा है। परंतु नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी नेपाल पार्टी के द्वारा इस प्रकार के निर्णय लेने के कारण अनेक प्रकार की संकट उत्पन्न हो गए हैं, जिससे भारत और नेपाल के संबंध भी तनावपूर्ण होने के कगार पर पहुंच गए हैं। नेपाल की जनता और भारत की जनता के बीच सदैव से ही अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन राजनीतिक लाभ और चीन द्वारा नेपाल में हस्तक्षेप किए जाने के कारण निरंतर ये संबंध बहुत ही तनावपूर्ण दौर में आ गए हैं। बेल्ट इन रोड इनिशिएटिव जो चीन द्वारा शुरू किया गया है, 2017 में नेपाल ने इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली थी और चीन के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया था। ऐसे स्थिति में नेपाल के सामने यह संकट उत्पन्न हो गया है। नेपाल का विपक्ष कह रहा है कि नेपाल क्वाड का सदस्य बनते जा रहा है, जिससे वह अमेरिका और चीन के बीच जो प्रतिद्वंदिता चल रही है उसमें पिसता चला जाएगा। अतः नेपाल को यह सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है कि वह कहीं दो महाशक्तियों की टकराव का नुकसान न भुगते। ऐसी स्थिति में नेपाल को बहुत सोचकर समझदारी से पूर्ण कदम लेने होंगे। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि नेपाल एक अल्प विकसित देश है और विकास के लिए उसको संसाधनों की अत्यधिक आवश्यकता है। अतः $50 करोड़ का जो सहयोग राशि यूएसए द्वारा प्राप्त हो रही है, उस पर न तो किसी प्रकार उसके वापस लौटाना होगा और न ही किसी तरीके का ब्याज देना होगा। ऐसे में इस सहयोग राशि के उपयोग से नेपाल की संप्रभुता को कहीं कदापि गिरवी नहीं रखा जा रहा है। इससे नेपाल की आधारभूत संरचना में विकास होगा। नेपाल विद्युत आपूर्ति करने में स्वयं सफल होगा। सड़कों और ट्रांसमिशन लाइनों के विकास के कारण देश को ऊर्जा की जो कमी हो रही है उसको पूर्ण करने में सहयोग मिलेगा। शेर बहादुर देउबा जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कुछ समय के लिए नेपाली संसद के सदन को स्थगित कर दिया है। सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई है ताकि इस विषय पर यथाशीघ्र उचित समाधान ढूंढा जा सके और देश के विकास के लिए, भारत के साथ अच्छे संबंधों के लिए नेपाल की सरकार और नेपाल की जनता को इस बारे में प्रेरित किया जा सके। अब निर्णय 28 तारीख को नेपाल की संसद में होना है। तब तक के लिए हम लोग इस पर नज़र बनाए रखेंगे। धन्यवाद।